है ना? यस सर। तो नए चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या नाम है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। इससे पहले हम थोड़ी सी बात करें, मतलब क्योंकि हम मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू टॉक टॉक अबाउट कि आखिरकार मैग्नेट कैसे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। सो एक बार मैग्नेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इफ यू लुक एट अ बार मैग्नेट, हमें सबको मालूम है कि उसमें क्या होता है सर, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना? मालूम है कि नहीं मालूम? हम्म। ठीक है। एक्चुअली यूं समझ लो कि मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स का क्या मीनिंग है, वो क्या अंदर एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है, ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग। पर मैग्नेट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। एक पहला है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसको आप कई बार मैग्नेटिक चार्ज भी मानते हो। बेसिकली आप यूं समझ लो कि जो नॉर्थ पोल है इसको हम ट्रीट करते हैं एज प्लस एम चार्ज, और साउथ पोल को भी ट्रीट एज माइनस एम चार्ज। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्लस एम और माइनस एम से। प्लस एम का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल। माइनस एम का मतलब क्या है? साउथ पोल। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। बात एक ही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या हुआ समझिए, हम लोगों ने मैग्नेट की वजह से जो फील्ड देखा, वो काफी हद तक, जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से, वो काफी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का जैसा था। तो हमने बोला इसका मतलब जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, जिसमें दो चार्जेस होंगे, एक प्लस एम और एक माइनस एम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सर एम वेक्टर है ये, दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या होगा? इस माइनस एम और प्लस एम चार्ज के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, दैट इज नॉर्थ पोल। ओके बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। इसका आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हो चुका है। तो इट इज डिफाइंड एज, अगेन दिस इज एम, एक वेक्टर क्वांटिटी है आई वेक्टर, इट इज इक्वल टू एम वेक्टर बाय वॉल्यूम। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? ओ जी, ओके। अब ध्यान दो जरा, आपका यहां से मैं इसके आगे की इक्वेशन यहां लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। इसका मतलब आई वेक्टर क्या है सर? ये है एम वेक्टर। एम क्या होता है? एम इंटू एल वेक्टर बाय वॉल्यूम। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, है ना? हाँ, है ना? यस सर। दिस इंप्लाइज आई वेक्टर इंटू एरिया इज इक्वल टू एम इंटू एल कैप। यस और नो? मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू, सॉरी साउथ टू नॉर्थ।
यस और नो? और सिंपली Yes, अगर sir. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूं, और सच में क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए होता है, या फिर आप इसको आई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। ये वाला फॉर्मूला तो एकदम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला है, ये हमने नई डेफिनेशन दी है, और उसका एक फॉर्मूला और आ गया है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आई वेक्टर है, ये इसके वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है। पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ है, और किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है इसका मेजरमेंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. तो हमारा अगला टॉपिक है कटिंग अ मैग्नेट। अगर हम एक मैग्नेट को काट दें तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे दो केसेस ले रहा हूँ, स्पेशल केसेस दोनों हैं, जनरल केस आप लोग खुद से समझ जाओगे। मान लेते हैं ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है, यहाँ पे माइनस m हो जाएगा, लेंथ इसकी l है। ठीक है, अब मैं इसको दो तरीके से काट सकता हूँ। एक तरीका तो हो गया इसको मैं इस लाइन के क्रॉस काटूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे दो मैग्नेट्स मिलेंगे, दोनों की लेंथ l होगी, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना? है ना? बोलो। Yes, sir. अब देखिए m क्या था? m बेसिकली था i इंटू एरिया, और ये एरिया हो गया आधा यहाँ पर, तो यहाँ m कितना हो जाएगा? m डैश इज इक्वल टू आई इंटू एरिया बाय टू। मान लो आधा आधा एरिया में काटा है, तो दैट इज इक्वल टू m बाय टू। यस और नो? सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस m बाय टू, राइट? यहाँ पे हो जाएगा m बाय टू, यहाँ हो जाएगा माइनस m बाय टू। सो किसी भी एक सिंगल पार्ट को अगर मैं देखता हूं, दोनों में से किसी एक को उठा के देखता हूं, तो उसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m बाय टू इंटू एल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, या m डैश वेक्टर कितना हो जाएगा? इतना, दैट इज इक्वल टू, या चलो ठीक है, इसको m वेक्टर रहने दो, ओरिजिनल वाले को m नॉट कर देता हूं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m नॉट वेक्टर कितना था? है ना? अब उसका आधा हो गया, तो m नॉट वेक्टर बाय टू हो गया, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से काटूं, आधे आधे टुकड़े में ही काटूं, पर इस बार मैं इसको ऐसे काटता हूं, टक 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 टक, तो क्या होगा? मुझे फिर से दो मैग्नेट मिलेंगे। इस बार क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो यहां पर m कितना हो जाएगा? i इंटू ए ही हो जाएगा। तो यहाँ माइनस m होगा, यहाँ प्लस m होगा, यहाँ माइनस m होगा। समझ में आई बात? हाँ है ना? Yes, sir. सो इसको देखकर हम लोग क्या कर पाएंगे? दिस मीन्स आपका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m इंटू एल बाय टू, दैट इज अगेन m नॉट बाय टू। एक्चुअली इसको आंसर ये m नॉट बाय टू निकालने का डायरेक्ट तरीका भी था, पर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई है, यहाँ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रही है, बट लेंथ हाफ हो गई है। ठीक है, इफेक्टिवली दोनों में m जो है आधा हो गया।
डायरेक्ट तरीका क्या था? m वेक्टर इज इक्वल टू i वेक्टर इंटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू, दोनों ही केस में क्या लिख सकते हैं, आई वेक्टर इंटू इनिशियल वॉल्यूम बाय 2, दैट इज इक्वल टू एम नॉट बाय 2। हाँ, है ना? ये इजी है कि डिफिकल्ट है? दोनों केस में वॉल्यूम आधा हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटू वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अच्छा, मतलब इसको अगर ऐसे काटोगे तब भी कितना, अगर ऐसे आधा आधा काट दिया तब भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हाफ हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़े फिर। तो एक मैग्नेट को काटने से क्या होता है ये भी हमने देख लिया। सर हाँ बेटा। सर वो V0/2 लिखा है। हाँ, बढ़े आगे। Yes, sir. मैग्नेटोमीटर का पर्पस क्या है? इज यूज्ड टू मेजर एम वेक्टर ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल सा है। क्या है इसमें? हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जो हमें पता हो। एक यूनिफॉर्म नॉन मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक मैग्नेट को टांग देंगे। अगर मैं एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दूं इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा मैग्नेट कैसे रहेगा? सर ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। यस और नो? हाँ या ना? मतलब इधर नॉर्थ पोल रहेगा, इधर साउथ पोल रहेगा, आपका एम वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। राइट? हम्म। Yes, sir. नाउ इफ वी रोटेट इट विद अ स्मॉल एंगल, हम लोग इसको अगर हल्का सा डिफ्लेक्शन थीटा स्मॉल डिस्टरबेंस देकर छोड़ दें तो क्या होगा? इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, ध्यान दीजिए, थीटा का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड, राइट? और टॉर्क कितना होता है? अगर एम वेक्टर हल्का सा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देख रहे हो? ट्राई करके देखो, ध्यान दीजिएगा। आपका एम वेक्टर थोड़ा अंदर की तरफ है तो आपको एम क्रॉस बी करना है, तो एम अंदर की तरफ, उससे बी इस प्लेन में, ऐसे उंगली घुमाएंगे तो एम क्रॉस बी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ट्राई करके देख लो खुद से। और थीटा के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाइए, ऊपर आ रहा है थीटा, आ रहा है राइट हैंड का। सर M पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं है। क्या बेटा, मैंने सर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया ना इसको, उसके बाद की बात करो। अच्छा, ओके सर। दिस मीन्स टॉर्क इज रीस्टोरिंग, है ना?
टॉक थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू माइनस, टाउ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ध्यान दीजिएगा आई मेरा इस बार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए काम करता हूँ उसका नोटेशन चेंज कर देता हूँ। जे बोल रहा हूं मैं, जे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मेरा अल्फा कितना हो जाएगा सर, अल्फा हो जाएगा टाउ बाय जे दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय जे इंटू थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना दिस ओमेगा इज नॉट इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये एसएचएम का ओमेगा है, क्योंकि देख रहे हो ना टॉर्क अगर रिस्टोरिंग है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम एंगुलर एसएचएम होगा कि नहीं होगा, 2 बार पढ़ा जाएगा वो चैप्टर, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। यही भी गड़बड़ है, ये तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी हुआ है भाई, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी के बराबर नहीं है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब क्या हो गया, ओमेगा क्या है एक्चुअली, एसएचएम वाला ओमेगा। देयरफॉर आई कैन से दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा दैट इज 2 पाई रूट अंडर जे बाय एम बी, ये टाइम पीरियड है राइट। Now because I know the dimensions of the magnet and mass of the magnet, I can find J, right? I already know M as J comma B are known if we find time period by using simple stopwatch, आपका magnetic moment will also be known, right? आया ना। सो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट निकालते हैं। ओके बेटा, Yes, sir. तो एक परमानेंट मैग्नेट कैसे काम करता है, आइडिया क्लियर है आपको, मतलब कैसे काम करता नहीं, उसके अंदर क्या हो रहा है ये तो बताया नहीं मैंने, पर उसके एक बार परमानेंट मैग्नेट की बेसिक के बारे में पता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वगैरह ये सब जो क्वांटिटीज है ये क्लियर है ना जो पढ़ाई मैंने आज, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़े। सर कॉपी कर। ठीक, सर हाँ बेटा, सर अल्फा क्या है सर? अल्फा, अल्फा यहाँ पे है d2 थीटा बाई dt2 एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान दो उसको, अगर मैं थोड़ा सा थीटा से रोटेट करके छोड़ूंगा तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, उसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ना, वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, ओमेगा एसएचएम वाला ओमेगा है।
आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे एक नया ओमेगा डिफाइन कर लो, कैपिटल ओमेगा, दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, अब ठीक है। उसी वक्त पूछा करो बेटा, इतने बाद में क्यों पूछते हो? कुछ नहीं समझ में आए तो इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है ना भाई? Yes, sir. चलो फिर इसके आगे बढ़ता हूं मैं। क्लासिफिकेशन of materials based on their magnetic properties। बेसिकली तीन तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तीन तरीके के मटेरियल्स पाए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है पैरा मैग्नेटिक। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में काफी बार। क्या पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में? हम्म, देखो, दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो ये मेरा मैग्नेट है, इसको मैं एक यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखूं। अगर अगर मैं इसको एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में रखूं जो कि यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए ऐसे, है ना? ऐसे होनी चाहिए। पर होगा क्या कि ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। मतलब ये लिख सकता हूं मैं कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अप्लाइड। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. आपको मैं ये भी बता दूं कि कितना ज्यादा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1%, 2%, 2% तो होता ही नहीं है, मतलब 1% के आसपास। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें केमिस्ट्री में आपने बार बार कुछ और पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो यूज किया होगा कि नहीं किया होगा कभी? हाँ सर। Yes, sir. जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, है ना? समझ Yes, में आई sir. बात? अच्छा, असली डेफिनेशन तीसरी वाली, ठीक है? ये डेफिनेशन है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं।
when kept in a magnetic field, when kept in a magnetic field, these materials acquire small magnetic properties. इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है. But as soon as the external magnetic field is removed, they lose their magnetic properties. समझ में आई बात? ठीक है. Yes, sir. ये डेफिनेशन या कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेट बन गया, थोड़ा सा स्मॉल मैग्नेट बन गया, पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, खत्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म. ओके बेटा, आगे बढ़े. Yes, sir. इसके बाद आता है अगला मटेरियल जिसका नाम है, कॉपी हुआ था पिछला वाला? Yes, हाँ sir. सर. ठीक. डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मतलब ये है कि अगर ये मेरा मैग्नेट है तो इसके ऊपर अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा? वैसे वो जानी तो चाहिए थी ऐसे, पर होगा क्या, ये लाइंस जो हैं इनको मैग्नेट रिपेल कर देगा, एक्सपेल कर देगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से जाएंगे. मतलब कि इसके बारे में कह सकते हैं कि बी इन इज लेस देन बी एक्सटर्नल. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके. दूसरा, क्या लिखा था? हाँ, दे हैव गॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये तो पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना? हाँ सर. ओके. आखिरी वाला डेफिनेशन, these materials do not acquire magnetic properties when kept
in a magnetic field. Instead, they repel or expel the magnetic field lines. ओके बेटा, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेंजेस लॉ। लेंस लॉ याद है थोड़ा बहुत? इसे तो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, पर हल्का फुल्का याद है, क्लास 10 में पढ़ा था। हाँ सर, क्या था? अपने कॉज को अपोज करता है ना। हाँ, इंड्यूस्ड करंट जो होता है अपने कॉज को अपोज करता है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो उसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। नाउ देयर आर सम मटेरियल्स कॉल्ड परफेक्ट ऐसे ही स्पेशल नोट डलवा रहा हूं। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं ना बेटा, they are perfect diamagnetic materials. इनमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो ही होता है, ऑलवेज। ठीक है, बाहर कितना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, सुपर कंडक्टर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आता। समझ में आई बात? सुपर कंडक्टर के अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आप बोलोगे सर करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगा? भैया रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। आया ना? यस ठीक है, सर, रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो होगा ना, पूरा जीरो कैसे हो सकता है? सुपर कंडक्टर में हम एटलीस्ट थ्योरेटिकली मानते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो है, खत्म। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। तो यस डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, अब बचा क्या? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बड़े यस सर। पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। These materials acquire magnetic properties when kept in a magnetic field. These materials acquire magnetic properties when kept in a magnetic field. They also retain some of the magnetic properties acquired even after the external magnetic field is removed. समझ में आई बात? मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाएंगी। ठीक है,
समझ में आई बात? Yes. तो ये पैरामैग्नेटिक से कैसे डिफरेंट है, इसी तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? These materials strongly attract magnetic field lines। मतलब अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, एक मान लो मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और उसके अंदर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा देखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर से आएंगी। समझ में आई बात? ठीक है बेटा। दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई और इसके अंदर घुस गई। ठीक है, बी इन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी अप्लाइड और बी आउट। ओके, कितने टाइम्स? तो 100 से 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। वहां पे 1% मैक्सिमम था, 0.01% भी हो सकता है पैरामैग्नेटिक पर। यहाँ 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इवन सम केसेस में 10,000 टाइम्स भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा। Yes, sir. और क्या होता है? इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके पैरामैग्नेटिक का थोड़ा सा एक्सट्रीम केस है। ठीक है, आएंगे दोबारा से इन सारी चीजों को, तीनों को टॉप हम लोग दोबारा से कवर करेंगे। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों को हम लोग दोबारा से कवर करेंगे। ठीक है, पर न्यूमेरिकल की टर्म्स, न्यूमेरिकल करने के बाद, इस चैप्टर की न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ने के बाद। पर बेसिक प्रॉपर्टीज जो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको करा दी। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, अच्छा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक चीज डायग्राम बना के दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि एज वी नो magnetic field lines due to bar magnet is same as that due to are same as that those due to solenoid। yes or no? एक ही ऐसी होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की। Yes, sir. कैसी होती हैं? साउथ पोल से निकलती हैं, सॉरी नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, बाहर ऐसे घूम के वापस आती हैं।
पर अंदर क्या होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना। ये तो पता है ना कि भूल गए इसको। पता है। हम्म। दोनों की एक जैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसा ही होता है। तो हम यहां पर दोनों के बीच में कंपैरिजन करके कुछ चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, बात को समझो। एक सॉलिनॉइड में आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? हम्म। करंट आई इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया, यस और नो? है ना? बोलो। यस सर। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू करंट बोल रहा हूं मैं, ड्यू टू करंट, ये कितना होगा? सर ये होता है म्यू नॉट एन आई। कौन सा एन? स्मॉल एन। तो इसको मैं एन बाय एल इंटू आई बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? है ना? हम्म। बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू आई एन ए बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू आई एन ए बाय ए एल। एरिया एरिया चला गया, है ना? दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आई वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? आई वेक्टर होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना? होता है कि नहीं होता? यस सर। बी वेक्टर ड्यू टू करंट बाय म्यू नॉट। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको कॉपी कर लीजिए, इस रिजल्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो मेरे को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके सर।
हो गया सर। चलो चलो फिर हम बहुत जल्दी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे। एक दो टॉपिक और, मतलब उन्हीं तीनों तरीके के मटेरियल्स के बारे में एक बार और बात करने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आर दीज मटेरियल्स बिहेविंग द वे दे आर। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए जब न्यूमेरिकल में पहुंचने के पहले। ठीक है, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वहां पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं आपके दिमाग में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बैठ जाए। ठीक है, चलो फिर बिहेवियर ऑफ या why these materials behave this way। ये 3 मटेरियल्स अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिर से पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की। ध्यान दीजिएगा, इनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो, उनका उसका पेयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, है ना। Yes, sir. दिस इंप्लाइज एवरी एटम और मॉलिक्यूल, जो भी आपका सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एवरी एटम और मॉलिक्यूल हैज सम इफेक्टिव लूप करंट, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्टिव करंट जो कि लूप में घूम रहा है, एंड देयरफॉर सम मैग्नेटिक मोमेंट। यस और नो। Yes, sir. पर क्या हो रहा है, अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को पकड़ूं तो उसके अंदर का हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक छोटा मैग्नेट है। पर होता क्या है, वो हर एक मैग्नेट रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। समझ में आई बात। और ऐसे कितने मटेरियल्स हैं सर, ऐसे कितने एटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे एटम्स, राइट। समझ में आई बात, हाँ या ना। Yes, sir. सो बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू रैंडमनेस, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, 0। समझ में आई बात, हाँ या ना। नाउ ऑन अप्लाइंग बी एक्सटर्नल क्या होगा, ये जो सारे के सारे एटम जो अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वो सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक टॉर्क फील करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल सी फाइंड कि ये जो एटम्स हैं अभी भी रैंडमली ओरिएंटेड है, बट रैंडमनेस में भी एक छोटा सा ऑर्डर आपको दिखेगा। समझ में आई बात। सर लूप करंट है मतलब, सर लूप करंट मतलब रीओरिएंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसको रीओरिएंट करेंगे, एटम घूम जाएगा। समझ में आई बात।
नहीं सर, वो जो येलो में लिखे है ना, एवरी एटम हैव सम इफेक्टिव लूप करंट, तो लूप करंट क्या होता है सर? बेटा करंट जो लूप में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो उसके अराउंड घूम रहा है ना लूप में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं जा रहा है। अच्छा, यस सर। हाँ। पेड़ में क्या होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, बट अनपेयर्ड में करंट रहेगा। तो ये है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इस वजह से सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्वायर्ड, और थोड़ा सा इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा हो। कितना ज्यादा होता है बताया था मैंने आपको, 0.01%, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है। आगे बढ़े। कॉपी कर रहे सर। हो गया सर। हो गया। चलो फिर अगला क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, this implies no current, this implies no magnetic moment, but due to Lenge's law it opposes, क्या अपोज कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, एंड वी विल सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो सर लेंजेस लॉ के पिछले केस में नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, पैरामैग्नेटिक के केस में भी लेंजेस लॉ लगता है। जो इफेक्ट डायमैग्नेटिक के केस में आ रहा है वो इफेक्ट पैरामैग्नेटिक के केस में भी हो रहा है, पर वहां पर ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो रीओरिएंटेशन वाला जो इफेक्ट है, वो इस लेंजेस लॉ के इफेक्ट को काउंटर भी कर देता है और ओवरकम भी कर देता है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सर वहां पर तो सर 0.01% हो रहा था, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सर पॉइंट मैग्नेटिक अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो थोड़ा डिक्रीज होता है, पर कितना डिक्रीज होता है, 0.0001%। ओके, उससे थोड़ा और 10 गुना कम होता है। ठीक है बेटा, तो क्या फर्जी चीज पढ़ रहे हैं सर हम लोग? हाँ फर्जी है, अभी आपको फर्जी लगेगा, पर आगे इसके भयंकर एप्लीकेशन है जीवन में, रियल लाइफ में। आगे बढ़े। ये तो कॉपी हो गया होगा। यस सर। चलो, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? यहां क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा।
इसके बारे में समझने के लिए इमेजिन करिए कि ये जो मटेरियल था पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मैंने चुटकी बजाई और अभी तुरंत से प्रकट हो गया दुनिया में, ठीक है, जादू से प्रकट हो गया, अभी इसके पास कुछ नहीं है। तो क्या होगा, इसके भी जो एटम्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे, हाँ या ना? हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेगा। यस और नो, बोलिए। यस सर। पर रैंडमनेस में भी ना बेटा कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल जाता है। जैसे यहां पर देखिए, मैंने एकदम रैंडम ड्रॉ किया था, बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, पर यहाँ पे देखिए ये जो अगल बगल के जो कुछ एटम्स थे ये ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, हाँ या ना? है ना? Yes. तो ये क्या करेंगे, ये सारे एटम्स जो आसपास में 2-3 एटम एकदम सेम डायरेक्शन ओरिएंटेड होंगे, वो बोलेंगे, वो दोनों दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, और अपने पड़ोस पड़ोस वाले को कोर्स करेंगे कि तू भी हमारी डायरेक्शन में ओरिएंट हो, ठीक है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या सर तो होगा? पहले वाले में भी तो हो ही सकता था ये काम। क्या? सर जो प्रीवियस वाला डायग्राम था जिसमें रैंडमली ओरिएंटेड था उसमें क्यों नहीं बोलेगा वो दोस्ती करने? बेटा ये इसके जो इंडिविजुअल एटम्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके सर। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या करते हैं ये लोग, अपने बगल वाले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है अल्टीमेटली कि ऐसे जो इलाके जो इस कारण से क्या होता है, एक एरिया के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। इसको कहते हैं एक सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। ओके बेटा, समझ में आई बात? जब ये फैल रहा था यहाँ पे कोई और डायरेक्शन था जिस डायरेक्शन में इधर के सारे एटम्स रीओरिएंट कर रहे थे, ठीक है? तो मान लेते हैं ये वाला वो सेगमेंट है जिसमें सारे मैग्नेट इस डायरेक्शन में ओरिएंट किए हैं, ठीक है? समझ में आई बात? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अल्टीमेटली व्हाट वी विल फाइंड इज कि अंदर कई सेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड। ये इधर है, 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 ये ऊपर है, ये नीचे है, ये आड़ा है, ये टेढ़ा है, ये एड़ा है, ये पेड़ा है, और ये करेला है, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। अभी भी रैंडमनेस है, अभी भी क्या है? रैंडमनेस है ना? पर इन सेक्टर्स का जो साइज है, सेक्टर में क्या होगा, ऑल एटम्स हैव m vector along सेम डायरेक्शन, ठीक है? एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। ऐसे खूब सारे सेक्टर हैं। अभी भी आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी कितना है? 0 ही है ना? क्योंकि अभी भी रेंडमनेस थी। यस और नो? पिछले केस में जो मेरा एरो था ना वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में एरो पूरे के पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? एटम कैसे बहुत, कितने, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। उतने में एरोज बना नहीं सकता था, मैंने बस इंडिकेटर ही बनाया था जो एटम्स रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड। यहां पर क्या है, सेक्टर्स कितने बड़े होते हैं मालूम है? सेक्टर्स में बी अप टू फ्यू मिलीमीटर्स, इतने बड़े हो जाते हैं। अब बोलो साहब मिलीमीटर बोल रहे हो बड़े हैं, अरे भैया हम एटम से कंपेयर कर रहे हैं। एटम 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये 10⁻⁻3 सेंटीमीटर है ना? 10⁻7 टाइम्स तो सिर्फ एक डायमेंशन हुआ, वॉल्यूम करोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 10⁻21 टाइम्स वॉल्यूम है। समझ में आई बात? तो फ्यू मिलीमीटर तक की साइज के हो सकते हैं आपके
ये सेक्टर्स। ठीक है बेटा, अभी तक क्लियर है? अभी आधी कहानी हुई। Yes, sir. तो देखो पहले क्या है, सब लोग अकेले अकेले थे, अब क्या है, ये कबीले बन गए, छोटे 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 कबीले बन गए, है ना। जो Yes. एक कबीले के सारे लोग अलग भगवान को पूछते हैं, दूसरे कबीले के सारे लोग दूसरे भगवान को पूछते हैं, तीसरे कबीले के सारे लोग तीसरे भगवान को पूछते हैं, और रैंडमनेस चल रही दुनिया में। ठीक है, फिर क्या हुआ, कोई मजबूत एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ गया, बी एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, इसने बोला सब लोग उस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाओ, इन्होंने बोला हट नहीं होंगे, इसने बोला हट नहीं होंगे, इसने बोला हट नहीं होंगे, इसने बोला हाँ मैं तो पहले से ओरिएंटेड हूं, बाकी सब अपोज कर रहे हैं, बाकी सब अपोज कर रहे हैं, और ये वाला बोला मैं तो पहले से उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हूं, तो ये खुश हो जाएगा, ये इसको हथियार दे देगा, वेपन दे देगा, और ये वाला सेक्टर क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू ग्रो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? ये अड़ोसी पड़ोसी के अड़ोस पड़ोस के कबीले वालों को कब्जे में लेना शुरू करे, और सबको बोलेगा इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाओ। और क्योंकि इसके पास एक इतना बड़ा बी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग है, ये तो छोटे छोटे ना, 1-1 मिलीमीटर के हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट है, ये अगल बगल वालों को इन्फ्लुएंस करके सबको सेम डायरेक्शन में ओरिएंट करवा लेगा कि नहीं? हम्म। Yes, sir. और एक बार ये ग्रो कर गया तो कहानी खत्म, मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल, हाँ या ना। क्योंकि उसको ध्यान दीजिएगा, ये सेक्टर में सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में क्यों थे? क्योंकि इनका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि ये रैंडमनेस की वजह से तिलमिला नहीं रहे जबरदस्ती, रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या है, ये सेक्टर छोटा था, अब ये पूरा का पूरा मैग्नेट ही एक सेक्टर बन जाएगा। जब ये वाला कबीला ग्रो करके पूरे मैग्नेट को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो पूरा का पूरा मैग्नेट ही एक सेक्टर बन जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. देखो आयरन फाइलिंग्स अपने आप रीओरिएंट कैसे हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि आयरन फाइलिंग का जो एक एक टुकड़ा वो बेसिकली उसमें एक ही सेक्टर होगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 सेक्टर होंगे, तो उनके पास हमेशा एक नेट मैग्नेटिक फील्ड रहे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? Sir. इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर सब क्या होता है, रीओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, क्योंकि सब इंडिविजुअली एक एक सेक्टर्स है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे बनता है, समझ में आया? अगर बहुत देर तक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं अप्लाई करके रखूंगा, तो ये सेक्टर ग्रो करके पूरे के पूरे वॉल्यूम पे कब्जा कर लेगा, और हमारे को एक परमानेंट मैग्नेट मिल जाएगा। इवन आफ्टर अप्लाइंग रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, some magnetic properties will be retained by the material. Okay बेटा? Yes, sir. चलो फिर थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का हो गया, यहीं तक था। एक बार प्लीज HC11 से पूरा चैप्टर रीड करना है, न्यूमेरिकल भी थ्योरेटिकल भी। ठीक है, रीड HCV प्लीज पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। वहां जितना लिखा हो मैं उससे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर फिर भी पढ़ने से क्या है कि कुछ चीजें रिटेन होती है ना। मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूं वो याद नहीं रहेगा। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो। तो अब समझते हैं मैथमेटिकल मैकेनिज्म। क्या होता है, देखो
मैथमेटिकल मैकेनिज्म क्या है, समझिए। मान लेते हैं मैंने ये मटेरियल लिया और इसके ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। बी एक्सटर्नल, ठीक है। तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से अंदर डाइपोल्स वगैरह रीओरिएंट करेंगे। रीओरिएंटेशन की वजह से क्या होगा, अंदर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, हाँ या ना। तो इस वजह से आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड, हाँ या ना। Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस इक्वेशन को मैं आगे लेके आता हूँ, बाहर लेके आता हूँ। मेरे पास इनसाइड द मटेरियल के अगर बारे में बात करूं, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल वेक्टर प्लस बी इंड्यूस्ड वेक्टर। आप ये मत बोलना सर इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, भैया वेक्टर लिखा है ना, है ना। समझ में आई बात। दिस इंप्लाइज, अब क्या होगा, मैं अगर इस इक्वेशन को मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी वेक्टर बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल वेक्टर बाय म्यू नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड वेक्टर बाय म्यू नॉट। यस और नो, यस और नो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ये जो टर्म बनी इसको हमने नाम दे दिया, नया नाम दे दिया एच वेक्टर। और ये जो है ना बी इंड्यूस्ड में वी नॉट, बी इंड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसकी वजह से करंट है, उसी की वजह से है ना बी इंड्यूस्ड। यस और नो बोलिए। Yes, sir. और सर वो एच वेक्टर है। हाँ एच वेक्टर, ठीक है, उसको एच वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते, मैं नाम बताता हूँ थोड़ी देर में। यहां पर देखिएगा जरा, हाँ ये निकाला था अपन ने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था, बेसिकली यहां पर अगर करंट जा रहा था आई, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ था वो मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट हमारे लिए, हमने देखा था कैलकुलेशन करके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था कि नहीं। Yes, sir. बेसिकली ऐसा समझ लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो बी इंड्यूस्ड है ये बेसिकली करंट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन में जो करंट था उसकी वजह से। अब इलेक्ट्रॉन में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इलेक्ट्रॉन में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। बेसिकली करंट कितना है उसका मेजरमेंट है एक तरीके से, है ना। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी करंट के प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव करंट जो सेम डायरेक्शन में, वही तो डिसाइड करेगा ना आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज, कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है ना। आप इमेजिन करिए इसमें एटम में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा कि नहीं बनेगा ये। Yes, sir. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी इस करंट पे डिपेंड कर रहा है। और
मतलब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो तो करंट की वजह से के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो दोनों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी तो है ही है, और हमने वो प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, सोलेनॉइड से कंपेयर करके निकाल लिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यस और नो? Yes, sir. सो बी वेक्टर बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, बी वेक्टर क्या है इस इक्वेशन में? सर बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एच वेक्टर क्या है? एच वेक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है ना, बी एक्सटर्नल बाय म्यू नॉट को डिफाइन किया ना। इसकी वजह से मटेरियल, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, राइट, है ना। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और आई वेक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? बीच में मैंने जगह छोड़ी, किस कारण से छोड़ी है? आई वेक्टर क्या है कि ये मेजर कर रहा है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ। ये हो जाता है क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ये आपकी सबसे बेसिक इक्वेशन है जहां से हम चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का एक और बार कई जगह नाम लिखा रहता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और यहां पर हो जाता है कंफ्यूजन। सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लिया। कभी कभार मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बोल भी देंगे क्वेश्चन में, आप ये लगाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा, समझ नहीं आ रहा होगा, करें क्या? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि थोड़ा सा यूनिट देख लिया करो। ठीक है, यूनिट किसकी क्या होती है आप खुद फिगर आउट करिए। ठीक है, वो मैं नहीं करा रहा। ओके बेटा, Yes. ध्यान दीजिएगा, एच वेक्टर और आई वेक्टर की यूनिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बी वेक्टर में म्यू नॉट है, और बी वेक्टर क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है ना। है ना, तो बी बाय म्यू नॉट कितना हो जाएगा? एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, आई बाय एल, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर, है ना। तो थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान रखेंगे, ऐसा ही यूनिट का ही क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, बट थोड़ा बहुत और भी इधर उधर की यूनिट देख लेंगे आप लोग। गॉस, गॉस क्या होता है, ये क्या होता है, एक बार देख के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। तो एच सी वर्मा पढ़ना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? ये इक्वेशन क्लियर है? एच सी में डायरेक्टली यही इक्वेशन लिख दी गई है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ठीक है, Yes, sir. सो बी बाय मी नॉट इज इक्वल टू एच प्लस आई। अब ये आई आपका बी इंड्यूस में मी नॉट होता है, ये भी उसने प्रूफ नहीं किया, मैंने तो फिर भी एक कम से कम प्रूफ करके दिखाया है, राइट। ज्यादातर बुक्स में नहीं दे रखा होगा। तो बी वेक्टर बाय मी नॉट इज इक्वल टू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर, ये होता है इक्वेशन। तो इसके आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं, बढ़े आगे। सर कॉपी कर रहे हैं। करो।
हो गया सर। हो गया? चलो बढ़े आगे। यस सर। ध्यान दीजिए, हमारे पास इक्वेशन है बी वेक्टर बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर, राइट? एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाम से ही क्लियर है, आई आया किसकी वजह से? एच की वजह से आया, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन देम, यस और नो? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? एच की वजह से आई आ रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ना दोनों के बीच में, आया ना? Yes, sir. अब बोलोगे नहीं आप लोग। रिलेशन क्या है कि आई वेक्टर प्रोपोर्शनल होगा एच के, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ये लिख दिया, ठीक है? ये एक्स नहीं है, ये चाई है, चाई इंटू एच वेक्टर। अब देखो यार, इसके ना मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या है, हर साल, मतलब हर साल बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रोफेसर्स के मुंह से अलग अलग सुना है। किसी ने चाई बोला, किसी ने ची बोला, किसी ने झाई बोला, ठीक है? तो मेरी बात मत मानना, मैं आपको सुना दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से सुनाई देगा आपको। A fricative along with theta and phi. Modern Greek. In modern Greek, it has two distinct pronunciations. In front of higher front vowels, it is pronounced as a voiceless palatal fricative, as in Germanic, like the H in some pronunciations of the English words hue and human. In front of lower back vowels and consonant transliteration, chi is romanized as ch in most systematic transliteration conventions, but बस पता नहीं क्या sometimes बदल गया। kh is used. मैंने पहले In addition, कोई और in वीडियो देख modern चला रखा था, अभी Greek, कुछ it और is वीडियो चल गया। आवाज आ रही थी आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. We are looking at how to pronounce from the Greek alphabet. We're going to be looking at how to pronounce more interesting and often mispronounced letters from Greek as well. So make sure to stay tuned and consider subscribing for more. X letter, often spelled as CHI in English. So in English, this is generally said and referred to as chi, chi for some reason. काई, समझ में आया? ठीक है, जो भी है, चाई नहीं काई बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? काई, ऐसे बोल दो। हालांकि काई जैसा एकदम वो नहीं है, चाई काई जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लोग चाई बोलते हैं। सो आई वेक्टर कितना है? चाई टाइम्स एच वेक्टर या फिर काई टाइम्स एच वेक्टर, एक ही बात, ठीक है? सो आई वेक्टर इज इक्वल टू चाई टाइम्स एच वेक्टर। सर ये चाई का कुछ नाम दे देते हम लोग, अच्छा रहेगा ना? हाँ, चाई का नाम क्या है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबल का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं यार मैं, पहले ग्रीक पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ससेप्टिबल का मतलब समझते हो? Yes, sir. समझते हैं। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इंसान। कई लोग होते हैं ना जल्दी मतलब बुरी संगत में जल्दी बिगड़ जाते हैं, है ना? वो ज्यादा ससेप्टेबल है। कुछ लोग होते हैं जो बीमारी से ज्यादा उनकी बॉडी को हार्म हो जाता है, मतलब बीमारी का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो लोग उस बीमारी की तरफ ज्यादा ससेप्टेबल है। ओके बेटा? तो जहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चाहिए अगर ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा ना, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, तो ज्यादा ससेप्टेबल है मैग्नेटाइज होने के लिए। समझ में आ गई बात?
Yes, sir. आप Yes, चाहो तो sir. उसका पूरा नाम लिखना चाहो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल को चाई बोला, ठीक है। सो मेरे को क्या मिला, दिस मीन्स बी वेक्टर बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस चाई टाइम्स एच वेक्टर। देखो मैं फर्जी टाइम पास इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में नंबर, ये नाम वगैरह बैठ जाए, ठीक है। ये बहुत छोटा है टॉपिक, पर ये टाइम पास करना जरूरी है, नहीं तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं ये चीजें। दिस मीन्स बी वेक्टर कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई टाइम्स एच वेक्टर। ये इंटरनल है ना। ये जो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, एच क्या है, सिर्फ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल वाला मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने बोला म्यू नॉट इंटू म्यू आर दैट इज इक्वल टू म्यू। ओके, जैसे अपन ने वहां किया था ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, याद है? याद है कि नहीं याद है? यस सर। Yes, sir. है ना। सो दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच वेक्टर। या एक तो ये इक्वेशन बन गई, नहीं तो यहां से क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंटू 1 प्लस आई को क्या बोल दिया, म्यू आर। और म्यू आर कितना है, तो सर 1 प्लस चाई। ओके, समझ में आई बात? सर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ सर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है, चाई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा 10 टू पावर -2 से लेकर 10 टू पावर -4 के ऑर्डर की होती है। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, चाई की वैल्यू -10 टू पावर -3 से -10 टू पावर -5 के ऑर्डर का होता है, ठीक है, मतलब लेस देन 1 होता है, इसलिए डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, चाई की वैल्यू 10 टू पावर 2 से लेकर 100 से लेकर 10 टू पावर 4 नहीं आता, पर लिखते हैं लोग 10 टू पावर 4 के ऑर्डर का होता है, मतलब 100 से लेकर 10,000 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, चाई +1, राइट। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले 100 से लेकर 10,000 टाइम्स तक स्ट्रॉन्गर हो सकता है इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है बेटा। मतलब दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा ये, है ना बेटा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। सर वो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू आर इंटू बी अप्लाइड है सर। हाँ सर वहां पर हाँ, बी अप्लाइड हाँ है, सर वो वाला। बी अप्लाइड है। अप्लाइड लिख लो, एक्सटर्नल लिख लो, एक ही बात है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसके मुकाबले अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता था। यहां ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम होता है सिर्फ डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा होता है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक में एकदम थोड़ा सा कम होता है।
देखो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जनरली 3 एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, किसी को 2 की, किसी की 3 की। बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस, या फिर बोर्ड और नीट, है ना? यही है ना आपका सिलेबस, मतलब यही है ना आपके एग्जाम्स। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें से सबसे कम सिलेबस किसका है? तीनों में, पांचों, जो मैंने 4 एग्जाम्स के नाम लिए ना, बोर्ड, जेई मेन, नीट और जेई एडवांस, आपको पता है इनमें से सबसे छोटा सिलेबस किसका है? एडवांस। एडवांस का है, ठीक है? उसमें एक बार चेक कर लेना, शायद उसमें ये चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ भी लेता है, ऐसी बात नहीं है, तो जो भी है। लेकिन जेई मेन में है, नीट में है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो जेई एडवांस में है शायद इधर पे, मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ये वाला चैप्टर शायद तक है जेई एडवांस में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। एग्जाम में क्वेश्चन तो आया हुआ है, तो हो गई। हो गया कॉपी? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं फिर। फेरोमैग्नेटिक भी हो गया, पैरामैग्नेटिक भी हो गया, डायमैग्नेटिक भी हो गया, हर तरीके का मटेरियल हो गया, उसके अंदर की मैथमेटिकल थ्योरी भी हो गई। अब देखो, जो फेरोमैग्नेटिक है ना, इनका बिहेवियर थोड़ा सा जैसा पढ़ाया न्यूमेरिकल एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती है, मतलब कुछ आई वेक्टर बच जाएगा, हाँ या ना? इसलिए उसमें अगर आप आई वेक्टर और एच वेक्टर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, देखते क्या होगा। आप जैसे जैसे एच वेक्टर बढ़ाओगे, आई वेक्टर बढ़ना चाहिए। काम करते हैं, वेक्टर का तो ग्राफ बना नहीं पाओगे ना, तो आई और एच का ग्राफ बना लेते हैं, प्लस और माइनस साइन से डायरेक्शन दिखा देंगे। क्या होगा, जो आई और एच का ग्राफ निकालो, तो क्योंकि आई एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ऐसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ। पर अगर ऐसे ही बढ़ता है, क्या ध्यान दो, तो आप एच बढ़ाते जाओगे, आई बढ़ता जाएगा। लेकिन सोचिए, आई की तो एक लिमिट है ना, अगर सारे के सारे एटम्स एक डायरेक्शन में पॉइंट कर दिए, उसके आगे क्या करेगा, आई कहां से आएगा, उसके आगे आएगा क्या? सारे के सारे एटम्स एक बार अपने आप को सेम डायरेक्शन में ओरिएंट कर चुके हैं, एच वेक्टर के डायरेक्शन में। उसके बाद आप और एच वेक्टर बढ़ाओगे तो आई इंक्रीज कर सकता है क्या? नहीं सर। तो उसकी तो No, एक लिमिट No, है, sir. उसकी तो एक लिमिट है। तो ऐसे एकदम परफेक्टली स्ट्रेट लाइन तो मिल नहीं सकता, ग्राफ कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसके बाद एच वेक्टर को डिक्रीज करोगे तो वापस सेम लाइन के लॉन्ग नहीं आएगा, ये वापस ऐसे चला जाएगा, ठीक है? Even after removing H vector completely, some I vector still remains, some intensity of magnetization remains intact. अच्छा, ये जो सेगमेंट आया उसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन कर लिया आपने मैग्नेट, आपके मटेरियल ने। इसके बाद अगर आप इसको अपोजिट, अगर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड हटाना है, सॉरी ये मैग्नेट डिस्ट्रॉय करना है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एच वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होगी। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बोलना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर में
ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसके पास, उसको आप डिस्ट्रॉय कर पाओ। ठीक है, सही है। तो ये जो सेगमेंट बना, जो आपको मैग्नेटिक रिटेन्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हटाने के लिए लगाना पड़ा, इसको क्या बोलते हैं? कोअर्सिविटी या कोहर्सिव फोर्स भी कहा जाता है। कि भैया उसको उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से छीनने के लिए उसको कोर्स करना पड़ा, कितना उसे तंग करना पड़ा, कितना उसका गला दबाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर आप जब यहां पहुंच ही गए तो एक काम करते हैं, एच को अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं। जब एच को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर सा ग्राफ मिलेगा। उसके बाद अगर आप वापस से उसको खत्म करोगे तो सेम ग्राफ वापस मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं? जो हमने आइडियली पढ़ा उससे ये अलग हो गया ना। यस सर। तो ऐसा हमने टर्म एक पढ़ा था जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे। सर हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। वहां इलास्टिक हिस्टेरेसिस था, यहां क्या है? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इलास्टिक हिस्टेरेसिस पढ़ने का हमने डिसाइड किया था कि कौन सा मटेरियल किस काम के लिए यूज होगा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट के पास क्या होना चाहिए? उसका रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? हाई ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो अच्छा मैग्नेट बनेगा। यस और नो? Yes, sir. और कोर्सिविटी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए बेटा, उसको डिस्ट्रॉय करना भी तो मुश्किल होना चाहिए ना, नहीं तो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फायदा क्या हुआ? ठीक है, वहीं अगर आप टेम्परेरी मैग्नेट बना रहे हो, या टेम्परेरी की जगह क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास क्या होना चाहिए? बताइए। रिटेंटिविटी ज्यादा कि कम? ज़्यादा। हाँ, ध्यान दीजिए, हाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको क्या चाहिए? स्विच ऑन किया मैग्नेट, स्विच ऑफ किया मैग्नेट, खत्म, है ना? तो क्या चाहिए आपको? सर कम होना चाहिए। लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए। और अगर जो थोड़ा बहुत बच गया उसको डिस्ट्रॉय करना भी आसान होना चाहिए, है ना? इसीलिए हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं? स्टील। और यहां क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। ओके बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये वाला वॉल्यूम, अगर हम बार बार एक बार
मैग्नेटिक फील्ड उधर अप्लाई करके उधर मैग्नेट बनाए, फिर उल्टा अप्लाई करके उल्टा मैग्नेट बनाए, फिर इधर अप्लाई करें, फिर इधर अप्लाई करें, और मैग्नेट का डायरेक्शन अगर हम चेंज करते रहें तो दिस एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस्ट, हीट प्रोड्यूस्ड। ओके बेटा, ओके और नॉट ओके? Yes, sir. कॉपी हो गया? सर क्या बोले, फिर से बोलिए सर। अगर मैं मैग्नेट का डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहूं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा हूं, एक बार उधर की तरफ मैग्नेट बनाता हूं, एक बार इधर की तरफ मैग्नेट बनाता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन अगर मैं चेंज करता रहूं, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, दिस एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं, ठीक। इक्वल नहीं बोल रहा। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो ये हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, even though atoms had magnetic properties, substance as a whole did not have any magnetic properties. क्यों नहीं था? Due to randomness. Yes or no? Yes or no? Sir. Randomness की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं थी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, रैंडमनेस कम हुई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, है ना? पर मुझे बताइए रैंडमनेस किस वजह से थी? रैंडमनेस किस वजह से थी? नहीं समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन किस वजह से होता है? वैसा करोगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं ना आपके इसके अंदर, मेटल के अंदर, किस वजह से मूव हाँ कर सर। रहे होते हैं? किस वजह से मूव कर रहे होते हैं रैंडमली? सर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। उसकी वजह से तो ऑर्डर्ड मूवमेंट होता है। रैंडम मोशन किस वजह से होता है? नहीं मालूम। अच्छा, गैस में मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन किस वजह से होता है? सही। इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हीट की वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से होता है। यहाँ पे उनका जो रैंडम ओरिएंटेशन हो गया वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशन क्यों है रैंडम? ड्यू टू हीट। समझ में आई बात? तो हीट क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का दुश्मन है, आया ना? हाँ सर। तो यहीं पर आ जाता है हमारा क्यूरीज लॉ। मैडम क्यूरी ना, वही वाली क्यूरी, ठीक है? लोगों को लगता है उन्होंने बस एक रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, नहीं, और भी काम। क्यूरीज लॉ, उसने क्या बोला? इन्होंने कहा कि आपका जो चाई है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by टेम्परेचर फॉर डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक बोल रहा हूं, फॉर पैरामैग्नेटिक। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही वैलिड है, ठीक है? चाई कितना हो जाएगा? C/T। यहां C क्या है? क्यूरीज कांस्टेंट। ओके बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. टेम्परेचर मस्ट बी यूज्ड इन केल्विन। ओके, अगर मैं क्यूरीज लॉ को लगाना चाहता हूं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, होता क्या है, अगर आप हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रैंडमनेस की वजह से आपके जो सेक्टर्स थे ना वो टूट जाएंगे। सेक्टर्स क्यों बने थे? क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर थे। रूम टेम्परेचर काफी नहीं था उन सेक्टर्स को तोड़ने के लिए, पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो सेक्टर्स टूट सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, जिसको कहते हैं TC। ये क्या है? क्यूरीज पॉइंट है, ठीक है? क्यूरीज पॉइंट है। ये क्या होता है? एट दिस टेम्परेचर
फेरोमैग्नेटिक टर्न्स टू पैरा मैग्नेटिक। ओके, और क्यूरीज लॉ भी लग जाता है। कैसे? चाई इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी, नहीं लगा सकते अभी भी, टी माइनस टी सी लगाते। ठीक है, एच सी वर्मा से पूरा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, चैप्टर में कुछ लगा डिफिकल्ट? सर वो सोलेनाइड वाला पार्ट एक बार निकाली ना। पहले इसको कॉपी कर लो, हो गया सर। सबको करने दो, ऐसा ना करो। सर हो गया? यस सर। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।